हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम यूनिट 1 शुरू करेंगे ब्लॉक 4 का, जिसमें हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक को, जिसको हमने पहले भी एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब हमने ये शुरू किया था ब्लॉक 1 शुरू किया था, तब स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो थोड़ा और डिटेल में आज इसके बात करेंगे, जिसमें हम कुछ एजम्पशंस जो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक में ये देखेंगे और इनके यूजेस कैसे होते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक के लिए, कह रहे हैं कि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कौन सी टेक्निक्स को कवर करता है जो किसी डेटा पे रिलाई नहीं करता या कोई ऐसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा पे रिलाई नहीं करता है। पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है, जैसे हम पैरामीट्रिक में क्या एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी ही चाहिए, इस टाइप से यहाँ पे कोई ऐसी अजम्पशन नहीं है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड से और नॉन स्ट्रक्चरल मॉडल से लिया गया होता है। और यहाँ पे डेटा यूजुअली उस टाइप का डेटा होता है जिसको हम रैंक में कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन दी रैंक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉट नेसेसरीली ऑन स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरवल और रेशियो स्केल्स। तो यहाँ पे रैंक्स की जरूरत होती है हमें। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हमें रैंक्स के ऊपर फोकस करना होता है। So the non-parametric method may be necessary when data have a ranking but no numerical interpretation. For instance, when we try to assess preferences of the individual, जैसे अगर किसी की preferences है, उस टाइप का डेटा है जिसमें कोई बोल रहा है कि मुझे रेड पसंद है, कोई कह रहा है मुझे वाइट पसंद है, इस तरह की चीज़ों में हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। और इनमें हम किस तरह की मेजरमेंट स्केल्स का यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी स्केल्स इसमें यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है। इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल सच एज द एवरेज स्कोर नोन एज द मीन। तो इस टाइप की चीज को स्टैटिस्टिक रेफर करते हैं जब हम किसी सैंपल की बात कर रहे हो। जबकि पैरामीटर किसे कहा जाता है, जब हम पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी एम्प्लॉयड आइदर फॉर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल पर्पसेस। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, जब हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है। एंड वन कैन यूज आइदर ऑफ द टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। और इसमें दो तरह के टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, या तो पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक। तो जो अभी तक हमने पढ़े हैं, अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे टेस्ट, वो सारे टेस्ट जो थे वो पैरामीट्रिक थे, क्योंकि उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जो करेंगे ये नॉन पैरामीट्रिक होंगे, क्योंकि ये अजम्पशन फ्री टेस्ट है, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है इस तरह की। तो इन्होंने यहाँ पे देखो डिफरेंसेस कुछ बताए हुए हैं पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में। जैसे कि एज्यूम क्या किया जाता है पैरामीट्रिक में कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं है, किसी भी तरह की हो सकती है, एनी हो सकता है। वहां पे एज्यूम वेरिएंस होमोजीनियस होता है, जो वेरिएंस हम वहां लेते हैं वो इक्वल माना जाता है, होमोजीनियस इक्वल वेरिएंस माना जाता है। यहाँ पे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस किसी भी तरह का वेरिएंस हो सकता है। वहां पे जो टिपिकल डेटा होता है वो रेशियो या इंटरवल स्केल में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, इंटरवल स्केल में होता है। यहाँ पे डेटा ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल में होता है, एक ऑर्डर में या एक रैंक में होता है। वहां पे सेंटर मेजर किसे मीन मानते हैं। हमने देखा कि हमने सारे जो टेस्ट किए हैं उसमें मीन बहुत इंपॉर्टेंट था, मीन का रोल होता है। यहाँ पे मीडियन हम लेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक के बेनिफिट्स क्या है, कैन ड्रॉ मोर कंक्लूजन, उससे आप कई सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हो उस पैरामीट्रिक टेस्ट से। यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका वो बेनिफिट है कि सिंपल है और लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर। एक्सट्रीम स्कोर से इसके ऊपर इफेक्ट थोड़ा कम आता है। अब जो अजम्पशन हमने पैरामीट्रिक में लिए थे वो ये वाले थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेटा, सर्टेन लेवल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल डेटा होगा, ठीक है। और जो डेटा था हमारे पास वो इंटरवल डेटा होता है, जैसे हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में या एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। सैंपल साइज उसमें 30 या 30 से बड़ा, इस तरीके से हम देखते हैं कितना सैंपल साइज है। छोटा है 30 से तो स्मॉल हो गया, बड़ा है तो लार्ज हो गया। उसमें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, और ऑब्जर्वेशन जो होता है फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडमली ड्रॉ करे हुई चीजों से, रैंडमली हम जो है वो उनको सैंपल में ड्रॉ करते हैं स्कोर्स को। इक्वल वेरिएंस होता है, जो कि अभी हमने बात भी करी कि ये सारे अजम्पशंस पहले से ही होते हैं। और हाइपोथेसिस यूजुअली मेड अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज, स्पेशली मीन। तो हाइपोथेसिस उसमें हम हमेशा किसका, मीन का करते हैं। कि जैसे उसमें नल हाइपोथेसिस होता है कि मीन इज इक्वल टू 0, मीन इज नॉट
इज और नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप से एजम्पशंस लिए जाते हैं। एजम्पशंस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सेप्ट विद द पेयर डेटा, जो पेयर डेटा है उसके अलावा सारी ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है। कंटिन्यूटी ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी, जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है। और इसमें क्या टेक्निक्स होती हैं नॉन पैरामीट्रिक में? पॉपुलेशन को लेके बहुत थोड़ी अजम्पशंस होती है। हम पॉपुलेशन को लेके इतना अज्यूम नहीं करते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सैंपल साइज को लेके इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। मेजरमेंट लेवल सिर्फ दो होते हैं, नॉमिनल या ऑर्डिनल। इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस एक्सेप्ट व्हेन पेयर्ड, मतलब कि यही बात होगी कि इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जर्वेशंस। फोकस क्या होता है? रैंक ऑर्डरिंग पे होता है, ऑर्डर में, रैंक में या ऑर्डर में करने में। और हाइपोथेसिस जो होता है, दे आर पोज रिगार्डिंग द रैंक, मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मीन के ऊपर हाइपोथेसिस नहीं बनता है, या तो रैंक के ऊपर बनता है, या मीडियन के ऊपर, या फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा के ऊपर हाइपोथेसिस बनता है। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से मेजर किया जाता है डेटा। तो पहला नॉमिनल डेटा होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है। नॉमिनल का मतलब जब डेटा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जैसे यस और नो की कैटेगरी है, मेल और फीमेल की है, या डेटा जो है उसको एक कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाता है जिसमें हम नंबर्स दे सकते हैं। नंबर इन ईच कैटेगरी आर काउंटेड, मतलब दोनों में कितने हैं, यस में कितने हैं, नो में कितने हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। The key to nominal measurement is that there are no numerical values assigned to the variables। यहाँ पे कोई numerical value assign नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट हम काउंट कर रहे हैं कि एक कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, दूसरी कैटेगरी में कितने, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कभी कभी आपके मेजरमेंट स्केल में, डज योर बैक प्रॉब्लम अफेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, येस और नो। और यहाँ पे भी जैसे आर यू लिमिटेड इन हाउ मेनी मिनट्स यू आर एबल टू वर्क, सिर्फ येस और नो में आंसर्स है, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है। ये बात अलग है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार येस है। तो हम जब अपनी टेस्ट की स्कोरिंग करते हैं तो हम ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं कि येस को हम 1 लिखेंगे, नो को हम 0 लिखेंगे। तो फिर कितनी बार येस हो जाएगा, तो 1 इंटू उतनी बार हो जाता है, फिर नो। तो इस तरीके से हम इस डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? The second level of measurement, which is also frequently associated with non-parametric statistics, is called ordinal scale, जिसको rank order भी बोलते हैं। और ordinal level measurement gives us a quantitative order of variable। इसमें हमें quantity का पता चलता है। और इसमें एग्जाम्पल जैसे ऑर्डिनल स्केल इन हेल्थ साइंस रिसर्च इंक्लूड पेन स्केल, स्ट्रेस स्केल, फंक्शनल स्केल। इस तरह की चीजें हमारे हेल्थ साइंसेज में यूज की जाती है, जहाँ पे हम किसी का स्ट्रेस मेजर कर रहे हैं, किसी की पेन मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह के स्केल्स उसमें यूज होते हैं। तो उसमें हम जिस तरह से रेटिंग देते हैं ना, आपको रेटिंग देनी होती है 1 2 3 4 5 में से आप रेटिंग दो, आपको कितनी पेन है। तो अगर कोई 5 रेटिंग दे रहा है मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई पेन है, कोई 3 दे रहा है तो मतलब वो मीडियम पेन में। तो इस तरह से जब हम अंदाजा लगाते हैं, ऑर्डिनल हो गया, हमें एग्जैक्ट नहीं है, नहीं पता पेन कितनी है, पर हमें ये पता चल रहा है हाई है कि लो है, तो उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक टेबल में डिस्क्राइब कर रखा है कि अगर पेन सीरियल नंबर वाइज है, फर्स्ट है जैसे पेन डज नॉट प्रिवेंट मी वॉकिंग एनी डिस्टेंस, तो ये लो हो गया कि पेन से मुझे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसको लो इंटेंसिटी ऑफ पेन मानेंगे। अगर कोई ये लिखता है कि पेन प्रिवेंट्स मी फॉर वॉकिंग मोर देन 2 किलोमीटर, तो एक लेवल ऑफ पेन इसको माना जाएगा। फिर पेन प्रिवेंट्स मी फॉर वॉकिंग 1 किलोमीटर, तो ये मॉडरेट हो जाएगी। पेन प्रिवेंट्स मी फॉर वॉकिंग मोर देन 5, तो ये हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। और आई कैन नॉट वॉक या आई कैन ओनली वॉक यूजिंग स्टिक, तो ये वेरी हाई। तो इस टाइप से अगर आपको चूज करना पड़े ऑप्शन में से, तो वो आपका हो जाता है ऑर्डिनल डेटा। फिर इंटरवल एंड रेशियो डेटा क्या होता है? ये वो डेटा होते हैं जो पैरामीट्रिक में यूज होते हैं, जिसमें इंटरवल डेटा होता है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस पे आपके जो डेटा आता है उसको इंटरवल डेटा बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं। या जो रेशो डेटा होता है, रेशो में जैसे हम किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, तो इस टाइप के डेटा ये पैरामीट्रिक में यूज होता है। फिर सैंपल साइज में ये वही बता रहे हैं कि लार्ज सैंपल साइज होता है, एक स्मॉल सैंपल साइज होता है। तो कई बार जैसे हम लार्ज सैंपल साइज नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम स्मॉल सैंपल साइज के साथ भी काम कर लेते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। बट अगेन उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है स्मॉल सैंपल साइज से।
तो ये बोल रहे हैं कि सैंपल साइज अगर कम होता है तो क्या होता है, हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने की पावर हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि वो करेक्टली इंडिकेट नहीं करता रिजल्ट्स को। तो रिसर्चर के पास ये पावर, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये डिसाइड करने की पावर कम हो जाती है, और टाइप 2 एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टाइप 2 एरर क्या है, जब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो जब वो गलत होता है। It has been found that by using non-parametric techniques with small sizes, it is possible to gain that adequate power. तब ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में स्मॉल सैंपल साइज अगर हमारा, तो उस केस में अगर हम नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक यूज करते हैं तो हमें एडिक्वेट पावर मिल जाती है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। तो इस तरीके से ये नॉन पैरामीट्रिक को ज्यादा बेटर बता रहे हैं अगर हमारा सैंपल साइज कम हो तो। अब आगे चलते हैं, इसमें ये यूज में बता रहे हैं कि जो नॉन पैरामीट्रिक का यूज है वो 3 चीजों के लिए हम कर सकते हैं। एक तो हम टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच में डिफरेंसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वो कौन से 2 ग्रुप होने चाहिए, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं डिपेंडेंट सैंपल्स के बीच में 2 ग्रुप्स जो डिपेंडेंट सैंपल हैं। डिपेंडेंट सैंपल का मतलब क्या है, अगर एक ही ग्रुप में आपने 2 तरह के अलग अलग टेस्ट लिए हैं तो वो डिपेंडेंट सैंपल हो जाते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को भी हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो हमने पैरामीट्रिक में देखा था कि हम क्या यूज कर रहे थे, टी टेस्ट यूज कर रहे थे। जब भी 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना था हम किसका यूज कर रहे थे, टी टेस्ट का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हम नॉन पैरामीट्रिक करना चाहते हैं तो इस केस में आपके पास दूसरे तरह के टेस्ट हो जाते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है आपको। पहला है आपका वॉल-वोफोविट्स रन्स टेस्ट, फिर मैन विटनी यू टेस्ट है, ये तो हम अभी पढ़ेंगे भी, एंड कोलमोगोरोव-स्मिनरॉफ 2 सैंपल टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम मैन विटनी यू टेस्ट करेंगे। किसके लिए, जब हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो पैरामीट्रिक में हम टी टेस्ट करते थे, तो यहाँ पे हम मैन विटनी यू टेस्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही जब मल्टीपल ग्रुप्स होते थे तो हम पैरामीट्रिक में अनोवा यूज करते थे, ठीक है, हमने अनोवा पढ़ा है। लेकिन अगर हम नॉन पैरामीट्रिक में अगर मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट का यूज करेंगे। सो क्रुस्कल वॉलिस एनालिसिस ऑफ रैंक्स एंड द मीडियन टेस्ट। फिर अगर डिपेंडेंट ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हमारा टी टेस्ट था, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग था, डिफरेंट टाइप का टी टेस्ट हमने यूज किया था जब डिपेंडेंट ग्रुप्स की बात कर रहे थे। जैसे ना इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं मैथ स्किल ऑफ द स्टूडेंट जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, तो स्टूडेंट तो सेम सैंपल है, जस्ट हम उसके मैथ स्किल्स चेक कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने हैं और पूरा साल पढ़ने के बाद कितने हैं। तो उस तरह के डिपेंडेंट सैंपल में हम क्या करते थे, डिपेंडेंट ग्रुप में टी टेस्ट यूज करते थे, क्योंकि वो भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, 2 चीजों के लिए हम टी टेस्ट का यूज कर रहे हैं। बस फर्क इतना था कि इंडिपेंडेंट में हम फॉर्मूला अलग यूज कर रहे थे, डिपेंडेंट में हम फॉर्मूला अलग यूज कर रहे थे। नॉन पैरामीट्रिक में हम यहाँ पे साइन टेस्ट या विल्कॉक्सन्स मैच पेयर टेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ ये दोनों टेस्ट आ जाते हैं। एंड इफ द वेरिएबल्स आर डिकोटोमस इन नेचर, तो डिकोटोमस अगर वेरिएबल्स होते हैं, जैसे पास है या नहीं है पास, तो उस केस में हमारा मैकनेमर्स काई स्क्वायर टेस्ट होता है एक, ये नॉन पैरामीट्रिक में है, ये यूज होता है। अगेन अब 2 से ज्यादा है तो हमारा पैरामीट्रिक में क्या होता था, एनोवा होता था। नॉन पैरामीट्रिक में इसके लिए हमारे पास फ्राइडमैन्स 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ गया है, एंड कॉकरेंस क्यू टेस्ट आ गया है। इस तरह से आपके पैरामीट्रिक में अलग है टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक में अलग है। और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि को रिलेशनशिप हमने निकालना था पैरामीट्रिक में, तो वहां पे हमने पियर्सन्स और स्पीयरमैन को रिलेशन ये 2 पढ़े थे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पियर्सन्स आर था, स्पीयरमैन था, फिर कैंडल्स टाउ था। अब नॉन पैरामीट्रिक में इसी के लिए हमारे पास वेरिएबल्स जो होंगे उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, फाई कोफिशिएंट एंड फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट पढ़ेंगे, इन एडिशन टू अ साइमल्टेनियस टेस्ट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल केसेस। और भी कौन सा एक है, कैंडल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस। तो ये आपके टेस्ट अब नॉन पैरामीट्रिक में आके चेंज हो जाते हैं। यही चीज इन्होंने टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे दी हुई है, इससे थोड़ा आपको याद करना इजी हो जाएगा। कोरिलेशन टेस्ट पैरामीट्रिक में ये वाला है, नॉन पैरामीट्रिक में ये है। देन इंडिपेंडेंट मेजर्स टी टेस्ट है पैरामीट्रिक में, टी टेस्ट होता है यहाँ पे, मैन विटनी यू टेस्ट है, ये अनोवा है जब 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं, यहाँ पे क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है।
फिर रिपीटेड मेजर्स में यहाँ पे मैच्ड पेयर टी टेस्ट है, यहाँ पे विल्कॉक्सन टेस्ट है, एंड देन रिपीटेड मेजर्स मोर देन 2 अगर ग्रुप है तो यहाँ पे अनोवा है, यहाँ पे फ्राइडमैन टेस्ट है। एग्जाम में मेनली आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आती हैं, तो हम एडवांटेजेस पे चलते हैं। पहली एडवांटेज तो वही है कि यहाँ पे एजम्पशंस नहीं चाहिए होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो दे मेक लेस स्ट्रिंजेंट डिमांड्स ऑफ द डेटा। पैरामीट्रिक में कैसे एजम्पशंस होते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट ही अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपके एजम्पशन हो जाते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होना चाहिए और उसकी जो वेरिएंस है वो इक्वल ही होना चाहिए। इस टाइप के जो आते हैं एजम्पशंस वो पैरामीट्रिक में होते हैं, और वो नहीं होगा तो आपकी जो पी वैल्यू है वो ट्रस्टवर्दी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ट्रस्टवर्दी नहीं आएगा। इस केस में ये कह रहे हैं कि नॉन पैरामीट्रिक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट एजम्पशंस होते नहीं हैं। तो आप कोई भी आप इसमें टेस्ट जो यूज़ करते हो वो वैलिड इन्फ्रेंसेस ही आपको निकाल के देता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर्स कैन समटाइम बी यूज टू गेट क्विक आंसर विद लिटिल कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशंस कम होती है, आंसर्स आपको जल्दी मिल जाते हैं, ये सिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे सिंपल तो बता रहे हैं, ये 2 टेस्ट हैं जो साइन टेस्ट और मीडियन टेस्ट है। साइन टेस्ट को हम किस में यूज कर सकते हैं, विद पेयर डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंसेस आर इक्वली लाइकली टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट क्यों यूज हो रहा है। तो कैलकुलेशन बहुत कम होती है, आपको क्विक आंसर्स मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आप 15 पेशेंट्स को आपने 2 तरह की ट्रीटमेंट दी है, ए और बी। अब आपको ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि वो इक्वली वेल परफॉर्म करेंगे। सो इफ 13 पेशेंट्स प्रेफर ए टू बी, 2 प्रेफर बी टू ए, 13 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ए ज्यादा बेटर है, 2 लोग कह रहे हैं कि बी ज्यादा बेटर है, तो उसकी कैलकुलेशन फटाफट निकल आती है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला इन्होंने किसका लगा रखा है, ये इन्होंने एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का लगाया है। तो ये जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा ये किस तरीके से किया हुआ है। दिखाया ये है कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है और क्विक आंसर्स मिल जाते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि नॉन पैरामीट्रिक प्रोवाइड एन एयर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर्स मिलते हैं क्योंकि देर इज नो रिलायबल अंडरलाइन स्केल फॉर द ओरिजिनल डेटा एंड देर इज सम कंसर्न दैट रिजल्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक टेस्ट वुड बी क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे कोई किस तरह की एजम्पशंस नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि आप हर बारी एक इंटरवल डेटा पे काम नहीं करते हो, कई बार आपका डेटा रैंक में या नॉमिनल स्केल में भी हो सकता है, तो उस केस में आप जरूरी नहीं है कि आप उसको एक इंटरवल में रेशो में चेंज करो, फिर उस पर टी टेस्ट करो या उस पर कोई पैरामीट्रिक टेस्ट करो। तो इस केस में अगर आपके पास डेटा रैंक की फॉर्म में है या नॉमिनल डेटा है तो आप उसमें नॉन पैरामीट्रिक यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अपील ऑफ रैंक टेस्ट इज दैट इट वाज इजी टू कंस्ट्रक्ट टेबल्स ऑफ एग्जैक्ट क्रिटिकल वैल्यूज प्रोवाइडेड दैट देयर वाज नो टाइज। तो यहाँ पे टेबल्स इजीली बन जाते हैं क्रिटिकल वैल्यूज के साथ, इजीली कंप्यूट हो जाते हैं डेटा, मतलब आप सारा डेटा को रैंक में चेंज कर देते हो, तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। पांचवा है समटाइम्स द डेटा डू नॉट कंस्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, द डेटा इन हैंड आर ऑल देयर। So standard parametric techniques based on sampling from larger population are no longer appropriate। मतलब जो पैरामीट्रिक टेक्निक्स है जो लार्जर पॉपुलेशन के लिए ज्यादा सूटेबल है वो काम नहीं करती अगर हमारा डेटा छोटा हो, तो उस केस में हमें नॉन पैरामीट्रिक काम आ जाता है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस के, हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, डिसएडवांटेज कह रहे हैं इनका, इसका अपना नाम खुद ही है, जैसे नॉन पैरामीट्रिक है, इसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है जिससे हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर सके। पैरामीटर नहीं है कहने का मतलब है कि हम क्वालिटी ही बता सकते हैं, क्वांटिटी नहीं बता पाते। क्वालिटी कैसे, जैसे अगर हम साइन टेस्ट करते हैं ये बताने के लिए कि दोनों ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है या दोनों ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितना फर्क है या कितना फर्क नहीं आएगा या कितना फर्क है, तो वो क्वांटिटी बतानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। पैरामीटर नहीं है उसको बताने के लिए, इसलिए इसका नाम नॉन पैरामीट्रिक है, क्योंकि ये रैंक्स में काम कर रहा है। यहाँ पे जो डेटा है वो रैंक में या कैटेगरीज में होता है, तो इसमें कोई नंबर्स नहीं है आपको एग्जैक्ट बताने के लिए। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हम इसमें सिर्फ कभी कभी सिर्फ साइन टेस्ट में जैसे हम सिर्फ साइंस का यूज करते हैं, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन, रैंक टेस्ट में हम सिर्फ रैंक का यूज कर रहे हैं, तो ये जो एक्चुअल डेटा है ना वो डिस्कार्ड कर देता है। एक्चुअल डेटा क्या होता है, जो स्कोर्स होते हैं, ये रैंक उसकी ले लेगा,
जैसे सपोज आपके स्कोर्स 1 2, यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए हैं, उनकी आपने रैंकिंग करी है 1 2 3 4, तो ये रैंकिंग उठा लेगा, स्कोर्स छोड़ देगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है कि एक्चुअल स्कोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस थी। इसी चीज को आप यहाँ पे देखोगे तो जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है पॉइंट्स में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये चीज अगर आपको इजी लगे याद करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, पॉइंटर्स याद कर सकते हो और अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन बना के इसको समझा सकते हो। तो ये पॉइंटर्स इजीली आपको याद हो जाएंगे, जब चैप्टर एंड होगा उसके बाद ही आपको सारी चीजें पॉइंटर्स में दी हुई हैं, तो आप चैप्टर पढ़ के इन पॉइंटर्स को नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।